हेलो एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा जो हॉट टॉपिक है वही मोबिलाइजेशन से रिलेटेड है और इसमें हमारा जो पॉइंट बनता है वो है मोबिलाइजेशन ऑफ सीड रिजर्व्स में। अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं प्रोटीन्स के लिए। प्रोटीन्स की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी, ठीक है। कैसे? बिकॉज प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चरल और बेसिक फंक्शनल जो हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करती हैं। और प्रोटीन जो हैं वो मेन फूड रिजर्व्स के रूप में जो है सीड्स में अंडर क्या बोलते हैं स्टोर्ड के होते हैं। और यहाँ अगर अपन इनकी बात करें तो डाइकॉट्स के अंदर ये उपस्थित है किसमें? कार्टिलिडन्स। एंड एम्ब्रियो सैक में सेम ऐसे ही, लेकिन अगर अपन हल्का सा देखें इन मोनोकॉट तो मोनोकॉट्स के अंदर जो है ये है एल्यूरोन लेयर, ठीक है, स्कूटुलम, ठीक है। बेसिकली अगर अपन प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स जो हैं वो एमाइड्स के रूप में, जैसे अगर अपन अमाइनो एसिड्स की बात करें तो प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड जैसे कि एस्पार्टिक एसिड ASP एंड ग्लूटामिक एसिड जो हैं उनके एमाइड्स, अमाइड्स के रूप में रहते हैं। और एमाइड्स हो गया जैसे कि एस्परजीन ASN एंड ग्लूटामिक एसिड जो है वो हो गया ग्लूटेनिन GLN के रूप में ये क्या होते हैं पाए जाते हैं। अभी इसके पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं दे दूंगा। तीसरा अगर अपन ये बात करें तो एक्चुअली में प्रोटीन्स कर क्या रहे हैं, तो प्रोटीन्स जो हैं वो सीड जर्मिनेशन के दौरान डेवलप होते हुए एम्ब्रियो एक्सिस में नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स सब्सटेंस कर देते हैं जो कि कंपाउंड्स बनाते हैं यौगिक की कमी को पूर्ण करते हैं, ठीक है। दे आर द बेसिक सोर्स ऑफ नाइट्रोजिनस सब्सटेंस टू द सिंथेसिस या क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। ये कंप्लीट हो गया। तीसरा यहां पे अगर अपन बात कर रहे हैं मोबिलाइजेशन एंड ब्रेकडाउन का, तो प्रोटीन्स जो हैं वो अभी हम समझते हैं यहाँ पे। तो प्रोटीन्स बेसिकली अगर अपन बात करें तो इनका संश्लेषण, ठीक है, एक तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड टेट्रा स्ट्रक्चर के रूप में होता है। और प्रोटीन्स का जो मतलब संश्लेषण हुआ, मतलब संश्लेषण के अलावा जहाँ स्टोरेज होता है, स्टोरेज के लिए हम कह सकते हैं दीज आर आल्सो नोन एज अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। और ये एक तरीके से स्टोरेज संबंधित हैं। और ज़्यादातर अमाइलोप्लास्ट में अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो ये प्रोटीन वैक्यूल्स के अंदर जो है इनका स्टोरेज होता है, दैट इज प्रोटीन स्टोरेज वैक्यूल्स। प्रोटीन स्टोरेज वैक्यूल्स PSVs, ठीक है, यहां इनका स्टोरेज होता है। एक्चुअली में अगर अपन संश्लेषण की बात करें तो इन द प्रोकैरियोट्स और इन द यूकैरियोट्स प्रोटीन्स का संश्लेषण जो है वो कहाँ होता है? एक दिन ब्रेकडाउन से पहले एक बार संश्लेषण की बात करें, संश्लेषण की कर लेते हैं पहले। तो प्रोटीन्स के संश्लेषण की हम बात करें तो इन प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स की हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में तो सीड फॉर्मेशन की बात ही नहीं कर रहे। तो इन यूकैरियोट्स इनका जो संश्लेषण होता है वैसे तो दोनों में ही इनटू द साइटोप्लाज्म,
ठीक है। और प्रोटीन सिंथेसिस साइट जो हैं दीज आर नोन एज राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के ऊपर इनका संश्लेषण हो रहा है। ये राइबोसोम्स की स्मॉल यूनिट जो है वो जुड़ी हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर लेयर। तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर ये राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन्स को कोड करते हैं। तो एक्चुअली में दीज आर नॉट प्रोटीन्स, दीज आर ओनली पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है, जिसको हम प्रीमोच्योर कह सकते हैं आफ्टर द प्रोसेसिंग। तो ये जो प्रोसेसिंग है ये कहाँ हो रही है? ये हो रही है पेरी एंडोप्लाज्मिक स्पेस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच के जो अवकाश है उसके अंदर जो है वो इसका क्या हो रहा है? संश्लेषण, सॉरी संश्लेषण हो चुका, क्या हो रहा है? संघनन। देन वहां से ये कहां ट्रांसफर हो रही है? इनटू द गोल्जी। गोल्जी एपरेटस, यहां पे होती है इसकी प्रोटीन शॉर्टिंग के रूप में या स्टोरेज के रूप में, और वहां से या तो ये गोल्जी के अंदर या फिर ये वैक्यूल्स में क्या रहती है? स्टोर्ड, दैट इज प्रोटीन शॉर्ट स्टोरेज वैक्यूल्स। ठीक है, गोल्जी एपरेटस एंड वैक्यूल्स। कंप्लीट हो गया ये सारा का सारा। अब यहां पे हम बात करें संश्लेषण की, तो संश्लेषण और दूसरी तरफ है ब्रेकडाउन। ये बेसिक चीज है, इसको समझना। संश्लेषण में हम क्या कर रहे हैं? डीएनए से कोड हो रहा है एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन में, एंड अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन उस एमआरएनए पे उपस्थित ट्रिपल कोडिंग के अनुसार वहां पे अमाइनो एसिड्स की क्या बनती है? एक श्रृंखला, दैट इज ए फर्स्ट, फर्स्ट इज मैथियोनिन, देन ए फर्स्ट, ए सेकेंड, ए थर्ड, देन ए N-1। ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हमारी बन चुकी है। क्लियर है? दैट पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला फिर ये संगठित होती है द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना, कन्फर्मेशन स्टेट एंड टेट्रा स्ट्रक्चर, देन फुली बनती हैं प्रोटीन्स के रूप में। तो टर्सरी एंड टेट्रा प्रोटीन्स के रूप में ये डेवलप हो जाती हैं, और उसी रूप में ये यहाँ पे यूज भी आ रही है और उसी रूप में ये स्टोर्ड भी हो रही है। स्टोरेज का जो पैटर्न है वो मैं आपको बताता हूँ अलग अलग सीड में अलग अलग टाइप से। तो उसी तरीके से जो संश्लेषण हो रहा है, साइंटिस्ट का ये मानना है कि ब्रेक डाउन भी उसी का एक इनवर्स या उत्क्रमणीय, क्या बोलते हैं इसको? उल्टा ही बोल सकते हैं, एक तरीके से रिवर्स बोल सकते हैं इसको, और तो क्या बोलें? नहीं आ रहा है अभी दिमाग में। ठीक है, तो ब्रेकडाउन एक तरीके से हम बोल सकते हैं इनवर्स या रिवर्स बोल देते हैं ऑफ सिंथेसिस। अर्थात जैसे स्टेप बाय स्टेप संश्लेषण हुआ है वैसे ही स्टेप बाय स्टेप जो है रिवर्स पोजीशन में ब्रेकडाउन होता है किसका? अमाइनो एसिड्स का। क्लियर है? तो ये हो गया यहां सारी चीज। दोनों के एंजाइम्स भी अगर अपन माने तो कुछ मामले में एंजाइम्स भी सेम ही हम यूज में लें, लेकिन यहाँ पे दोनों प्रोसेस अपने आप में बहुत अलग है। यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं बाय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड इन द राइबोसोम। ठीक है, साइटोप्लाज्म में। और जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो ब्रेक डाउन कहाँ हो रहा है? इनटू द वैक्यूल्स। ठीक है, और वहां से ये ट्रांसफर हो रही है किसमें? साइटोप्लाज्म। एंड साइटोप्लाज्म से फिर ये स्कूटुलम के थ्रू क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो एक्सिस। और यहाँ पे एम्ब्रियो सैक या कोटिलिडन्स के बाद में कहाँ आ रही है? एम्ब्रियो एक्सिस के ऊपर। क्लियर है? तो ये सारा का सारा सिस्टम है। अब यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसको हमने फूड रिजर्व के रूप में क्यों चुना? सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ हम एक चीज़ बोलते हैं कि यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण जो है वो बहुत ही प्रीसियस है, खर्चीला। मतलब सेल एनर्जी का लगभग 70 से 75% हिस्सा जो है वो इसी के द्वारा क्या कर लिया जाता है? कंज्यूम कर लिया जाता है। क्लियर है? अब
जैसे जैसे इसको ब्रेक डाउन करेंगे वैसे वैसे हमको फॉस्फेटेज भी तो मिलते जाएंगे। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब ये एनर्जी ज़्यादा लेती है संश्लेषण में तो उतनी मात्रा में एनर्जी त्यागती भी है किसमें, ब्रेक डाउन में। और यही एनर्जी जो है सीड जर्मिनेशन में जो हमारी रिलेटिव ग्रोथ रेट है उसको इंक्रीज करने में काम आती है। तो ये एक तरीके से बेस्ट रिजर्व मटेरियल्स के रूप में है जो प्रोटीन संश्लेषण में एनर्जी प्रोवाइड करने में यूजफुल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी से ब्रेक डाउन होता है और जल्दी जल में घुलनशील है बनिस्पत किसके, प्रोटीन्स के, परंतु इसमें एनर्जी की मात्रा भी ज़्यादा है। दूसरा, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन का रेशो हाइड्रोजन से आधा है, प्रोटीन का उससे कम और लिपिड का बिल्कुल कम। तो ऐसे में पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए प्रोटीन्स को अधिक स्टेप्स और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। और वहीं अगर अपन लिपिड्स की बात करें तो उसमें और ज़्यादा ऑक्सीजन की जो पड़ेगी, ज़्यादा ऑक्सीडाइजेशन होगा जिसकी वजह से और ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बार प्राइमरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं किसकी, प्रोटीन्स की, जो कि बना हुआ है अमाइनो एसिड से। इस टॉपिक से इसका रिलेशन केवल आपकी नॉलेज के लिए है, ठीक है। तो एक बार हम इसका संश्लेषण की ओर चलते हैं, बेसिक यूनिट्स। हाँ, एक चीज वो ब्रेकडाउन में हम भूल गए, जो हम बाद में भी बात करेंगे। और इसमें जो है वो ब्रेकडाउन में सबसे पहले प्रोटीन की अगर अपन बात करें तो दीज आर प्रोटीएज, प्रोटीज एंजाइम, और दूसरा जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए पेप्टिडेज जो है एंजाइम्स जो है इसमें नेसेसरी है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में हमने एमाइलेज के रूप में कहा, स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन सिंपल बेसिक एंजाइम जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी संरचना के लिए हम सिंपल एक बार अमाइनो एसिड्स की कैलकुलेशन को देख लें ताकि हमको समझना क्या हो जाएगा आसान। तो नॉर्मली 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं, वैसे तो खोज बहुत सारी करीब अबाउट देन 100 तक पहुंच चुके हैं, 60-62 के करीब हमको आइडेंटिफाई हैं, लेकिन 20 अमाइनो एसिड जो है नेसेसरी हैं हमारे प्रोटीन संश्लेषण के लिए और हमारे सजीवों की बॉडी के अंदर ये नेसेसरी पाए जाते हैं। इनको दो कैटेगरीज में हम बांट देते हैं, एक तरीके से इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल्स वो होते हैं जिनकी आवश्यकता है लेकिन वो संश्लेषित नहीं हो सकते, अतः इन्हें बाह्य माध्यम से भोजन के थ्रू या और माध्यम से क्या किया जाता है, सेल के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। और नॉन इसेंशियल वो अमीनो एसिड्स होते हैं जिनका संश्लेषण जो है वो बॉडी के अंदर ही हो जाता है, सेल्स के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 20 अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो जैसे एलेलिन, ठीक है, एलेलिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्परजीन, फुल फॉर्म सुनते जाना, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, एस्परजीन, देन सिस्टीन, ठीक है, सिस्टीन के बाद यहाँ पे आ रहा है ग्लाइसिन, ग्लूकोनिक एसिड एंड ग्लूकेनिन, सॉरी ग्लूसेनिन, ठीक है, एंड ग्लाइसिन, एलेनिन, आर्जिनिन, एस्परजिन, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एंड हिस्टीन,
आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मैथियोनिन, फैलिन, एलिन, प्रीमिन, सीरीन, टायरोसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड वेलवेनिन। ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। एलेनिन, आर्जिनिन, देन एस्पर्जिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पर्जिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, देन ग्लेनिन मतलब ग्लिसरिन, हिस्टीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ठीक है, लाइसिन, देन मैथियोनिन जिसे हम प्रथम एक तरीके से इनिशिएटर के रूप में जानते हैं, दैट इज फैलिन, एलिन, फैलिन, एलिन, एंड फैलिन एलिन के बाद यहां पे लिख सकते हैं प्रोलिन, सीरीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड वेलेनिन। ठीक है, 20 हो गए टोटल। और अगर हम इन अमाइनो एसिड्स की बात करें तो इन्हें हम यहां पे कुछ कैटेगरीज में बांट रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट इज एलिफेटिक, ठीक है, और दूसरा एरोमेटिक और तीसरा हेटेरोसाइक्लिक। क्लियर? तो एक बार एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो एलिफेटिक की भी हम यहां पे 5 रेंजेस डिवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट इज न्यूट्रल एलिफेटिक, और न्यूट्रल एलिफेटिक्स की हम बात करें तो यहां से एक एक को अगर हम टिक लगाएं तो हम आराम से ले सकते हैं। न्यूट्रल में हम यहां देख सकते हैं एलेनिन, ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वेलेनिन, ठीक है, एंड 2 हम यूज में लेंगे सीरीन एंड थ्रियोनिन। एलेनिन, ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वेलेनिन, एंड 2 हम यहां पे यूज में ले रहे हैं सीरीन एंड थ्रियोनिन। ठीक है, इन 2 को हम अलग कैटेगरी इसलिए कह रहे हैं कि बिकॉज ये दोनों के दोनों ये कैसे हैं, एल्कोहलिक। ये न्यूट्रल नेचर है, ये एल्कोहलिक नेचर है। ठीक है, सेकंड, इसी में न्यूट्रल नेचर में अब यहां पे हम बात करें तो दैट इज एसिडिक। एसिडिक की बात करें तो एसिडिक हमारे पास 4 हैं, एक्चुअली में तो 2 ही हैं। कौन कौन से? एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। लेकिन यहां पे इनके अमाइड्स भी हमारे लिए काम के हैं, क्योंकि अमाइड्स के रूप में ही मैंने अभी आपसे कहा कि ये स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा? ASN
and GLN, that is aspargine and glutenin, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड का यहाँ पे ये दो और, ठीक है, 1 2। तीसरा हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है एसिडिक के बाद में बेसिक एलिफेटिक। बेसिक एलिफेटिक्स की हम बात करें तो इसमें बेस की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर दो ही हैं, दैट इज लाइसिन एंड आर्जिनिन, दीज आर बेस, लाइसिन एंड आर्जिनिन। अगर आपको ध्यान हो तो हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रॉपर्टी इसी वजह से, तो हिस्टोन प्रोटीन में आर्जिनिन एंड लाइसिन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। ये हो गया थर्ड बेसिक। फोर्थ कैटेगरी हम यहाँ पे बांटे तो फोर्थ कैटेगरी जो है वो आ जाती है विद सल्फर एलिफेटिक, और विद सल्फर में हम यहाँ पे ऐड करें तो हमारे पास में दो आ जाते हैं, सिस्टीन, ठीक है, और दूसरा मैथियोनिन, सिस्टीन एंड मैथियोनिन। सिस्टीन एंड मैथियोनिन कंप्लीट। यहाँ एक नाम और हम इनको दे देते हैं इनकी संरचना के आधार पे, क्योंकि एक बार अगर अपन अमाइनो एसिड्स की बात करें तो अमाइनो एसिड का बेसिक सूत्र, अमाइनो एसिड का बेसिक सूत्र हो गया C डबल बॉन्ड O H, तो मतलब COOH। एक इसमें आप जोड़ दीजिए अमाइड ग्रुप, ठीक है, एक इसमें जोड़ दीजिए R' प्रतिस्थापित समूह, ठीक है, और ये हो गई इसकी वैलेंसी कंप्लीट। दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। इसमें एसिड और बेस का कॉम्पोजिशन है, जिस वजह से ये दोनों की दोनों प्रकृतिज को अपनाते हैं, और यही कारण है कि एंजाइम जो है वो दोनों मीडियाज के अंदर रिएक्टेबल होते हैं, उत्प्रेरण का कार्य करते हैं, ठीक है। संरचना की वैसे इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के लिए जब हम पढ़ाई रहे हैं तो इसको भी एक बार मैं बता देता हूं ताकि हमको ये पूरे 20 जो हैं क्लियर हो जाए। अब हमारे पास में कुछ बच रहे हैं जिसकी हम बात करें तो ये हो गया एलिफेटिक। अब हमारे पास आ रहे हैं दो कैटेगरीज हम यहाँ पे बांटेंगे, एरोमेटिक की और हेटेरोसाइक्लिक की। एरोमेटिक की अगर हम बात करें तो एरोमेटिक में हमारे पास में दो हैं, यहां बना देता हूं, ये इस तरीके से गोलों में डाल देता हूं। फेलिन एलिन जो है एक, और एक टाइरोसिन, ये दो एरोमेटिक्स में हैं। अभी जगह नहीं है इसलिए इसको मिटाने के बाद हम यहां पे ऐड कर लेंगे, क्लियर। दूसरा अगर अपन बात करें तो यहां पे आ गया हेटेरोसाइक्लिक, तो कंप्लीट होते जा रहे हैं सारे। एक आ गया गोले में बना देता हूं हिस्टिडीन, दूसरा ट्रिप्टोफैन, ठीक है, और तीसरा प्रोलीन। ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हम बोल सकते हैं हेटेरो साइक्लिक, और ये जो चौकोर खाने में है दोनों, इनके लिए हम बोल रहे हैं एरोमेटिक। दीज आर एरोमेटिक्स, और उनकी अगर अपन बात करें तो वो है हेटेरोसाइक्लिक। अब हमने इसको न्यूट्रल कहा है तो इसका एक नाम है, तो न्यूट्रल इसका मतलब दीज आर आल्सो नोन एज मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम एसिडिक की बात करें तो दीज आर मोनो अमीनो बाई या डाई कार्बोक्सिलिक्स, ठीक है। बेसिक की हम बात करें तो इसका हो गया डाई अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स,
ठीक है। एंड सल्फर युक्त है तो इसके अंदर एक प्रतिस्थापी समूह में एक थायोल ग्रुप जो है वो ऐड हो जाता है, केवल इतना सा। और इसी मोनो अमीनो के अंदर ये दोनों वैलेंसी कंप्लीट होगी अमीनो की और किसकी, केवल एक अल्कोहलिक ग्रुप जो है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये इसमें क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो हम एक बार इसकी स्ट्रक्चर्स को और देख लें, इसको सही बना देते हैं ताकि ये सामने की तरफ देख सके। ये तो हो गई बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर में जैसे अगर अपन बात करें तो सबसे सिंपल, सबसे छोटा जो संरचना है दैट इज ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन के अंदर केवल और केवल एक ही मॉलिक्यूल है, ग्लाइसिन टिक लगा देता हूं। ग्लाइसिन में R समूह जो है, इसको तो कंप्लीट करो H, और जो R समूह है वो है ही नहीं। इसका मतलब यही एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें कोई भी मिरर इमेज या ध्रुवण जो घूर्णता है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से कौन सी थी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ध्रुवण जो क्या बोलते हैं समावयवता थी, घूर्णन समावयवता, वो यहाँ पे नहीं पाई जाती क्योंकि इसमें एक भी असम्मित कार्बन नहीं है। असम्मित कार्बन जिसके ऊपर HOH ग्रुप होता है वो अपनी पोजीशन बदल लेते हैं डेक्स्ट्रल या वेंट्रल, जिसकी वजह से वो सॉरी लेटरल, जिसकी वजह से वो D या L समावयवता दर्शाते हैं, जैसे मैंने कल आपको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में समझाया था। तो दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन, सबसे सिंपल। दूसरा हम यहाँ पे बना रहे हैं एलेनिन। एलेनिन की संरचना में आप यहाँ पे जोड़ेंगे केवल CH3, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलेनिन। सिंपल, सिंपल से आगे की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। देन इसके बाद मैं बात करूं वैलेनिन। वैलेनिन की संरचना में अगर अपन बढ़े तो दैट इज CH2 एंड CH3। सिंपल, कोई बहुत बड़ी चीज यहां पे नहीं आ रही है। सिंपल यहां पे जो है R ग्रुप का चेंजेज ही इसके अंदर जो है वो कंप्लीटली दिखाई दे रहा है। तो वैलेनिन, CH3, क्लियर। अब वैलेनिन के बाद हम आते हैं ल्यूसिन पे। ल्यूसिन की अगर अपन बात करें तो इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए, CH2, CH2, CH3 एंड CH3, ठीक है, दैट इज ल्यूसिन, क्लियर। और इसी में आइसोल्यूसिन में अगर हम इस CH3 ग्रुप को यहां ऐड कर दें CH3, तो इसकी वजह से ये वैलेंसी ज़्यादा हुई थी, दैट इज CH, ठीक है, पहले वाला। लेकिन अगर यहाँ पे हम इसको यहाँ से हटा देते हैं तो दैट इज CH2, और यहाँ से एक H को हटा दीजिए तो ये हो गई आपका आइसोल्यूसिन। सेम स्ट्रक्चर, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, केवल यहाँ पे एक ग्रुप का क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है, ठीक है। देन आइसोल्यूसिन हो गया। अब यहां पे बात करें सीरीन की और थ्रियोनिन की, तो सीरीन एंड थ्रियोनिन में बहुत छोटा सा अंतर है, इसको हटाइए, ठीक है। इसी संरचना में अगर हम इस कार्बन पे OH ग्रुप को ऐड करते हैं दैट इज थ्रियोनिन, दैट इज थ्रियोनिन। थ्रियोनिन के अंदर जो है वो यहां पे चेंज हो रहा है, 1 2 3 CH3, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ थ्रियोनिन, ठीक है। और वहीं अगर अपन बात कर रहे हैं सीरीन की, तो सीरीन के अंदर इसको हटाइए, दैट इज CH2OH, दैट इज सीरीन, ठीक है।
तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो है हमारे सामने हो गई किसकी, न्यूट्रल्स की। तो इन पूरी संरचनाओं में आप देखना एक ही अमीनो है और एक ही कार्बोक्सिलिक है, इसीलिए हमने इसको नाम दे रखा है मोनो अमाइनो एंड मोनो कार्बोक्सिलिक। क्लियर। अब आगे बढ़े तो दूसरा हो गया हमारा एसिडिक एलिफेटिक्स की हम बात करें तो एसिडिक एलिफेटिक्स में हम कह रहे हैं मोनो अमाइनो लेकिन डाई कार्बोक्सिलिक, वो सॉरी हाँ ये कंप्लीट हो गया, मोनो अमाइनो एंड डाई कार्बोक्सिलिक। तो डाई कार्बोक्सिलिक हमको कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 करने हैं, तो इसमें हमारे पास में 2 हैं, एक हो गया वो क्या बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड और एक हो गया हमारे पास में ग्लूटामिक एसिड। तो एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड की हम बात करें तो सिंपल संरचना के रूप में एस्पार्टिक, दैट इज एस्पार्टिक, ये हो गया CH2COOH, CH2COOH और इसी के ही दैट इज ASP। लेकिन अगर इसी की संरचना में ASN के रूप में बनाऊं तो वो संरचना तो सेम रहेगी। यहां पे आप क्या करेंगे CH2C डबल बॉन्ड O, ये O और ये जो H है, क्लियर है, ये जो H है इस H को में आप क्या कर देंगे दैट इज NH2। तो ये हो गए अमाइड्स ASN दैट इज एस्परजीन। ठीक है, केवल यहाँ पे ये संरचना बदल दी है मैंने, जो R ग्रुप है वो यहाँ पे पूर्ण रूप से क्या कर दिया, बदल दिया है NH2 के रूप में। एक सेकेंड, OH को निकाल दीजिए, ये लीजिए, क्लियर है, दैट इज C दैट इज H, ये हो गया NH2 और ये हो गया C डबल बॉन्ड O। तो क्या नाम दिया हमने यहाँ पे, हमने नाम दिया था मोनो अमीनो एंड डाई कार्बोक्सिलिक, एक कार्बोक्सिलिक और दूसरा कार्बोक्सिलिक। ठीक है, 2 संरचनाएं हमने यहाँ पे इसको दे रखी हैं। उसी तरीके से आ जाइए ग्लूटामिक, केवल एक कार्बन स्रोत को और बढ़ा दीजिए, वो हो गया हमारा ग्लूटामिक एसिड के रूप में। CH2CH2COOH that is glutamic acid, CH2CH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये हो गया ग्लूटेनिन। ठीक है, ये सिंपल। तो ये हो गए कौन से, एसिडिक नेचर, मोनो अमीनो बाई कार्बोक्सिलिक। उसी तरीके से फिर बाकी की स्ट्रक्चर से सारी, ठीक है, यहां पे अगर अपन क्या इसकी लाइसिन एंड आर्जिनिन की बात करें तो उसमें हमको एमिनो ग्रुप ऐड करना है कार्बोक्सिलिक की तरह, और यहां पे अगर अपन मेथियोनिन की और सिस्टीन की बात करें तो अरे वो मिटा दिया गया। ठीक है, और मेथियोनिन कार्बो उसकी बात करें, मेथियोन दैट इज CH2 और ये हो गया SH, एक थायल ग्रुप को हमने जोड़ा दैट इज मेथियोनिन। यहीं पे एक छोटा सा अंतर जो है वो ये आ जाता है कि अगर अपन सिस्टीन की बात करते हैं तो एक्चुअली में सिस्टीन जो है 2 सिस्टाइन मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई संरचना होती है, और 2 सिस्टाइन मॉलिक्यूल्स को अगर अपन यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो ये हो गए सिस्टीन, सॉरी सिस्टाइन, सिंगल यूनिट इज सिस्टाइन। लेकिन जब हम इन दोनों के बीच में बॉन्ड निकाल के हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो दैट इज सिस्टीन।
ठीक है, तो ये हो गया सिस्टीन्स। और इसी को अगर अपन मैथ्योनिन बनाना चाहें तो CH2SH CH2, ये ब्रेक हटा दीजिए, ये संरचना हटा दीजिए, दैट इज मैथ्योनिन। केवल इतना सा अंतर है, ठीक है। उसी तरीके से फिर बेसिक, और अगर अपन फिर आते हैं एलोफेटिक्स में, तो एलोफेटिक्स में एक छोटा सा चेंज, जैसे कि अपन फेलिन या ट्रिप्टोफैन की बात कर रहे हैं, तो फेलिन के अंदर जो, ये बार बार मिट जाता है, ठीक है। तो इसमें जो सिंपल सा अंतर आ रहा है वो है CH2 एक बेंजीन रिंग एंड CH2, दैट इज, कहाँ गया, फेलिन, दैट इज फेलिन। और वहीं अगर अपन बात कर रहे हैं किसकी, क्या बोलते हैं, टायरोसिन की, तो टायरोसिन के अंदर यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, एक सिंपल OH ग्रुप, इसको यूं बनाते हैं, ठीक है, दैट इज फेलिन। और अगर अपन उसकी बात करें टायरोसिन की, तो टायरोसिन के अंदर एक एल्कोहल ग्रुप और ऐड कर देते हैं इसमें, दैट इज टायरोसिन। अब हमारे पास आते हैं एलिफेटिक्स, वो सॉरी एलिफेटिक्स नहीं, हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक की बात करें तो इसमें है हिस्टीन, वो मतलब हिस्टिडीन, एंड हमारे पास में आ रहा है ट्रिप्टोफैन, और हमारे पास में आ रहा है कौन से, प्रोलिन्स। तो ट्रिप्टोफैन सबसे ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि यही बेसिक यूनिट है किसके लिए, एक ऑक्सिन हार्मोन के लिए। तो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें तो इसकी संरचना को देखिए, CH2 CH2 C C C N, ठीक है, और ये हो गई C C C C और C, दैट इज बेंजीन रिंग, ठीक है। वैलेंसीज कंप्लीट करें 1 2 3 4, तो CH CH कंप्लीट कंप्लीट, NH CH 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 CH, दैट इज ट्रिप्टोफैन। ठीक है, और वहीं अगर अपन हिस्टिडीन की बात करें तो हिस्टिडीन में सिंपल यही संरचना जो है उसको जोड़ दीजिए किसके साथ में, दैट इज हिस्टिडीन। और ट्रिप्टोफैन के अंदर जो है 2 रिंग्स यहाँ पे हो गई है हेक्सा एंड पेंटा। तो ये पूरा हो गया। तो अब हम एक बार स्टोरेज और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बात करें। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रोटीन जो है वो एक तरीके से अमाइलोप्लास्ट बॉडीज़ के अंदर स्टोर रहते हैं, वैक्यूल्स के अंदर, और प्रोटीन जो है वो डिग्रेड होने के बाद, ब्रेकडाउन के बाद मोबिलाइजेशन इनका होता है एम्ब्रियो एक्सिस के ऊपर। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम पहले ही बात कर चुके हैं। हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो सिंपल प्रोटीन्स
के रूप में स्टोर्ड होते हैं। जैसे कि हम बात करें एल्बुमिन, ठीक है, ग्लोबुलिन, ग्लूटामिन्स, प्रोलिन्स, ठीक है। और कुछ इसके अतिरिक्त अगर अपन बात करें तो जैसे कि प्रोटामिन्स, एंड हिस्टोन एंड साइक्लोहिटेरो, स्केलरो प्रोटीन्स के रूप में। क्लियर है? ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। अब बेसिकली अगर अपन बात करें तो ग्लोबुलिन्स प्रोटीन जो है वो किसके अंदर, डाइकॉट्स में, और क्योंकि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, इनकी हम बात करें तो ये एनिमल्स हैं, तो हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। और प्रोलिन्स जो हैं वो मोनोकॉट्स में प्राइमरली क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। ये बेसिकली मैं आपको जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ। तो एल्बुमिन्स की जैसे हम बात करें यहाँ पे, तो एल्बुमिन्स में बेसिकली क्या क्या है हमारे पास, तो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं कुछ बेसिक एल्बुमिन्स में, जैसे कि रेसिन, अगर हम ढंग से देखें तो रिसिनस कम्युनस, अरंड, इसीलिए इसका नाम रेसिन, ठीक है, एल्बुमिन में। दूसरा हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जैसे कि अमाइलेज, किसमें, होर्डियम, जौ, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ल्यूकोसिन्स, किसमें है, गेहूं, वीट। ग्लोबुलिन्स की अगर अपन बात करें तो ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स के अंदर यहां पे हम ले सकते हैं लेग्यूमिन, ठीक है, लेग्यूमिन भी किस में हो गया, गेहूं में, ठीक है। उसके अलावा हम यहां पे बात कर सकते हैं एराकिसिन, ये किस में हो गया, एराकिस हाइपोजिया, मूंगफली, पीनट, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं जैसे कि मटर के अंदर, कहाँ गया, गेहूं नहीं, इसको मटर करेंगे, मटर, यस। ग्लूटेमिन्स की अगर अपन बात करें तो ग्लूटामिन्स जो हैं, ग्लूटेलिन्स, हाँ ग्लूटेलिन्स, ग्लूटेलिन्स के लिए हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ग्लूटेनिन, गेहूं, एंड यहाँ पे ओराइजीन, राइस, चावल। प्रोलेमिन्स की हम बात करें तो प्रोलेमिन्स में हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ग्लाइडिन्स, जो कि हैं गेहूं, ठीक है, एंड जीन, ये हो गया मक्का, मेज, एंड हॉर्डियम, हॉर्डिनिन, हॉर्डिनिन हो गया जौ, हॉर्डियम उबल गया के रूप में क्या है, ये स्टोर्ड है।
जैसे हम कह रहे हैं कि एल्बुमिन्स एंड ग्लोबुलिन्स, अगर डाइकॉट्स में हम बात करें तो लगभग इस रूप में, जैसे अगर हम लेग्यूमिन्स की बात करें ना, लेग्यूमिनिन, तो लगभग मटर के बीज में लेग्यूमिनिन जो हैं वो 60% तक भाग होते हैं। वहीं अगर अपन प्रोलामिन्स की बात कर रहे हैं इसमें क्या बोलते हैं मोनोकॉट्स में, तो जैसे गेहूं की या अगर अपन मक्का की बात कर रहे हैं या जौ की बात कर रहे हैं तो उसमें लगभग ये 55 to 60% रेशो बनाती हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स हैं। अब हम बात करते हैं इनके ब्रेकडाउन की। सामान्यतः प्रोटीन्स का जो ब्रेकडाउन है वो सीड जर्मिनेशन के दौरान इनटू द साइटोसॉल एंड इन द वैक्यूल के अंदर प्रोटीज एंजाइम्स के द्वारा ही होता है। Hydrolytic cleavage of peptide bonds by protease. By protease and peptidase enzymes. ठीक है, और इन्हें अगर अपन बात करें तो इन्हें हम एक्चुअली में इनकी रिएक्शन के हिसाब से, क्योंकि ये पेप्टाइडिक बॉन्ड या जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में उसको बीच में से रिएक्ट करते हैं, तो हम इन्हें एक तरीके से एंडोलाइटिक क्लीवेज के नाम से भी इनको क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। ज़्यादा की तो अब हमको यहाँ और दिक्कत नहीं आएगी। जैसे सल्फा हाइड्रिल ग्रुप्स की हम बात करें, कहाँ गया ये रहा, मैथियोनिन एंड सिस्टीन। मैथियोनिन की हमने स्ट्रक्चर बनाई थी, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ एच एच एंड NH2, और ये था CH2 SH CH2, दैट इज मैथियोनिन। एंड वहीं अगर अपन सिस्टीन की बात करें तो सी डबल बॉन्ड ओ एच H NH2 CH2S CH2 C NH2 एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट इज सिस्टीन। सिस्टीन दो सिस्टाइन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। तो ऐसे में कुछ सल्फरस ग्रुप्स भी हैं थायल ग्रुप के साथ में, जिनका ब्रेकडाउन के लिए हमें यहाँ पे सल्फेटेज एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, ब्रेकिंग के लिए। ठीक है, बाकी औरों के लिए नहीं, केवल यहीं इन दो के लिए। किसके लिए? मैथियोनिन एंड सिस्टोसिन के लिए। बस इतना ही है, फिर डायरेक्ट इसको रिएक्शंस के रूप में शो कर देते हैं। कुछ और डिटेल्स जो हमारी बच रही है वो फिर थ्योरेटिकल नोट्स के अंदर ऐड हो जाएगी। तो दीज आर प्रोटीन्स
स्टोर्ड प्रोटीन्स जो हमने अभी नाम लिए, एल्बुमिन, ग्लोबिन, ग्लूटेनिन एंड प्रोलामिन्स के नाम पे, ठीक है। तो इनका जो ब्रेकडाउन है बेसिकली दीज आर प्रोटीएज, ठीक है। और प्रोटीएज एंजाइम जो है वो इनको किस में तोड़ते हैं, प्रोटोज में, और प्रोटोज जो हैं वो पेप्टाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में ये टूटते हैं किन में, पॉलीपेप्टाइड चेन स्मॉल, और यहां से इनका ब्रेकडाउन जो है वो किस में होता है, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स में इनका क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन, ठीक है। और इस सारे चीज में अगर अपन और निकालें तो दैट इज ऑल्सो अप चेन, किसका, ATP का। यहीं अगर इसी रिएक्शन को अगर अपन प्रोटीन संश्लेषण की बात करें तो प्रोटीन संश्लेषण में हमारे पास में आते हैं एक तरीके से अमाइनो एसिड श्रृंखला। अमाइनो एसिड श्रृंखलाओं को जब हम जोड़ते हैं तो वहाँ पे एनर्जी जो है कंज्यूम होती है, और ADP यानी इनऑर्गेनिक फास्फेट का क्या होता है, ब्रेकडाउन। अब अगर हम इसी चीज़ को एक सिंपल रिएक्शन के रूप में दिखाएं तो दीज आर प्रोटीन्स, ठीक है, और दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस, या अगर बात करें तो ट्रांसलेशन, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्रेकडाउन इन अमाइनो एसिड्स एंड ATP, क्लियर। और उसी चीज में अगर अपन इसी को रिवर्स कर दें, रिवर्स दैट इज ब्रेकडाउन, तो यही चीज़ जो है वो किस में आ जाती हैं, अमाइनो एसिड्स का जो कंजप्शन है वो किस में बदल जाता है, प्रोटीन्स में। तो एक तरीके से कुछ सूत्रों के अकॉर्डिंग या कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हम ये मान सकते हैं कि दोनों ही रिएक्शन जो हैं एक दूसरे के क्या है, उत्क्रमणीय है, आवश्यक है। इसको समझिए कैसे। बेसिक ग्लूटेनिन्स एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन्स और एक तरीके से प्रोलिन्स के रूप में प्रोटीन स्टोर्ड है, लेकिन हमें ज़रूरत है वापस उसको तोड़कर बनाने की। सुबह जो हमने जो पिछली क्लास में जो हमने बात करी थी उसमें मोबिलाइजेशन में देखा कि स्टोर्ड प्रोटीन्स, तो स्टोर्ड जो मैकेनिज्म है वो एक पहाड़ के रूप में है, एक नदी के रूप में, उसमें से पानी लेना है, पहाड़ में से हमको पत्थर लेना है, नदी के पैंदे में से हमको बालू लेनी है, सीमेंट यूज में लेनी है, और एक मकान बनाना है। मोबिलाइजेशन हो गया पूरा का पूरा। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी चीज़ हो रही है, उन सारी चीज़ों से हमने बनाया प्रोटीन, मतलब एक मकान का ढांचा। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, वापस ब्रेक करके, तोड़ करके, और उसको क्या कर रहे हैं, वापस कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। तो जो न्यू या रिकंस्ट्रक्शन है उसके अंदर हमको क्या चाहिए, तो एक चीज़ समझना इस चीज़ को कि इसको हमने रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों कहा। पहले की अगर आप मकान की बात करें तो उस पूरे मकान में क्या क्या बेसिक है, पत्थर, जिसकी कोई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती 50 साल 100 साल बाद भी, क्लियर है। उसके बाद उसके अंदर जो दोनों के बीच में है वो है रेत, मतलब बजरी। तो बजरी की हम बात करें तो उसकी कंसिस्टेंसी जो कंसिस्ट वो बनी हुई है वो कैसी है, सेम। उसमें चूना है, जो ही हम पत्थर को गिराते हैं तो जो चूना निकलता है उसे वापस अगर अपन ग्राइंड करें तो ग्राइंड करके बहुत कम फिजिकल फोर्स के साथ में हम बजरी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और चूने के साथ जो बजरी पहले यूज में आती थी उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही थी कि उसमें वापस चूना मिलाने पर उसकी कंसिस्टेंसी या अगर उसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तीसरी चीज उसके अंदर जो आ रही है और अन्य इक्विपमेंट जो घर के हैं, तो ऐसे में प्रोटीन किस रूप में खुल गया वो मकान, पट्टी के रूप में, पट्टियों के मकान थे, पत्थर के रूप में और बजरी के रूप में। उसके अलावा वहां और कुछ नहीं था। चूना तो हमें नहीं मिल सकता क्योंकि वो घुल चुका है किसमें, बजरी के रूप में, और एज के अकॉर्डिंग वो भी नष्ट हो चुका है। तो चूना तो हमें नहीं मिल रहा है, तो चूने की हम बात नहीं कर रहे। तो हमारा मकान किससे बना था, पट्टी से, जो छत की पट्टियां पड़ी पत्थर से और बजरी से, और वही चीज़ हमको वापस मिल गई। और इन चीज़ों को हमने वापस रिकंस्ट्रक्शन के अंदर यूज में लिया, सीमेंट मिला के, और नया मकान बनाया, ठीक है।
वहीं आज का अगर अपन निर्माण की बात करते हैं आरसीसी की, तो उसको दोबारा खोलना और उसे दोबारा यूज में लेना, दीज आर ड्राइव्ड प्रोटीन्स, ठीक है, एक तरीके से व्युत्पन्न हो चुके हैं जिन्हें वापस चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे स्टोर्ड प्रोटीन में हम कौन से प्रोटीन्स लेते हैं? हम उन प्रोटीन्स को लेते हैं जो वापस अमाइनो एसिड्स में ब्रेक हो सकते हैं और वापस रिकंस्ट्रक्टेड हो सकते हैं, हो गए। क्लियर है? तो यहाँ पे सिंपल प्रोटीन्स की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमको जरूरत क्यों है प्रोटीन्स की? जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, प्रोटीज एंजाइम। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में आपने यूज में ले लिए कौन से? अमाइलेज प्रोटीन्स। तो ये जो अमाइलेज प्रोटीन्स आपने यूज में लिए थे, ये एक्चुअली में अमाइलेज प्रोटीन्स कर क्या रहे थे? अमाइलेज प्रोटीन्स पहले से बने हुए थे, कुछ में हमने कहा जैसे मटर में पहले से बने हुए नहीं थे, जौ के अंदर पहले से बने हुए थे, बीटा माइलेज बाद में कंस्ट्रक्टेड होते हैं। तो एक्चुअली में इनका कंस्ट्रक्शन हुआ कहाँ से? सिंथेसिस कहाँ से हुआ? तो वो सिंथेसिस इन्हीं से तो हुआ कि जब जर्मिनेशन की सेकंड स्टेज में आए और ब्रेकिंग हो रही है, तो मैनी मोर एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट के पाचन से संबंधित, लिपिड के पाचन से संबंधित, खुद प्रोटीन के पाचन से संबंधित उनका ब्रेकडाउन होता है। दूसरा, जो मोबिलाइजेशन के लिए ट्रांसपोर्टर्स की बात करते हैं, वो ट्रांसपोर्टर्स भी तो प्रोटीन्स ही हैं, तो उनका भी लगातार संश्लेषण होता है। तीसरा, लगातार कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं, तो कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप हमें कोशिका के अवयवों के साथ में डीएनए आरएनए भी चाहिए। तो डीएनए आरएनए का संश्लेषण कौन किसके द्वारा हो रहा है? बाय न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स का संश्लेषण में भी एंजाइम्स काम में आ रहे हैं, ठीक है। और उन्हीं न्यूक्लियोटाइड से बन रहा है आरएनए और उन्हीं आरएनए से कोड हो रहा है अमाइनो एसिड की सीरीज, मतलब अगेन न्यू पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। इस तरीके से ये बिल्डिंग एंड ब्रेकडाउन मतलब सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है, एक से दूसरे रूप में बदलते हुए ये लगातार जो है वो रिलेवेट या रिलेटिव जो ग्रोथ रेट थी उसको क्या करते हैं? बहुत तेजी से इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो क्या करता है? ग्रोथ करता है। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही। देन इसी से कोरिलेटेड और वर्ड्स की हम बात करें तो वही रेगुलेशन में हम ज़्यादा रिसर्च अभी यहाँ पे नहीं बात करेंगे, केवल रेगुलेशन में यही कह सकते हैं कि जो एम्ब्रियो एक्सिस है उसके रेगुलेशन या प्रोटीन के डिग्रेडेशन और प्रोटीन के संश्लेषण, ये दोनों की दोनों क्रिया जो है वो जिब्रेलिन हार्मोन के द्वारा क्या की जाती है? इफिशिएंटली मतलब क्या बोलते हैं? रेगुलेट की जाती हैं। अर्थात वही जैसे कार्बोहाइड्रेट के डेफिसिट वो थी, वहाँ पे भी जिब्रेलिन, यहाँ पे भी इस ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है बाय जिब्रेलिन हार्मोन एंड मैनी मोर फाइटोक्रोम हार्मोन्स के द्वारा इनको क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जा रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही। देन नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पे लिपिड का एक तरीके से सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन एंड मोबिलाइजेशन, ठीक है।